गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सेंटर ऑफ मास टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में लगभग 40-45 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने बेसिक चीज़ों को समझा दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। आज उसके आगे चलते हैं। उसमें सबसे पहली बात आज हम लोग करने चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास, कुछ जो सिमेट्रिकल स्टैंडर्ड बॉडी है ना, कुछ स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, उसको हमें मेमोराइज करना है। ठीक है, मैं इनमें से किसी भी 10 जो लिखे हैं 10 में से किसी का भी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, कराने की जरूरत भी नहीं है। अभी हमको क्या करना है, इनको मेमोराइज करना है, इनको याद करना है। एक एक के बारे में मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में अगर समझ लेंगे ना, तो इसका यूज करना बड़ा आसान होता है। लेकिन क्योंकि आपको ये एक चीज़ माइंड करनी पड़ेगी, जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास में जो आप डिस्टेंस लेते हो ना, आरसीएम हम लोग निकालते हैं ना, आरसीएम, तो ये जो आरसीएम होता है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है ना, इसलिए हम लोग अगर इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। चलो पहला हम लोग देखते हैं। पहला हमारे पास है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। एल लेंथ का अगर कोई रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस बात को समझिए। देखिए एल लेंथ का कोई आपका रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास आप देखोगे तो कहीं यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा ये सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसको मैंने जैसा कि कहा कि कोऑर्डिनेट के रूप में अगर लिखेंगे, तो अगर हम इसको ओरिजिन मान ले 0,0, तो ये l/2 लेंथ पर होता है। कहाँ होता है? l/2 लेंथ पे। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? l/2,0, l/2,0। मैं आपका बड़े में यहाँ पर लिखता रहूँगा, जिसका जो मेन है रहेगा ना, और कोऑर्डिनेट ऊपर लिख दिया करूँगा। तो l/2 लेंथ पर होगा यूनिफॉर्म रॉड लेंथ का, जो एल लेंथ का अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो l/2 लेंथ पर होगा ना, मतलब उसके मिड पॉइंट पे होगा, मिड में होगा। और उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे तो l/2,0 लिख सकते हैं, जबकि हम उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट को है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखा गया कि आप ओरिजिन को मान कहाँ रहे हो ना, ओरिजिन आपका बहुत कुछ डिफाइन करेगा। दूसरा अगर हम लोग देखें तो रॉड ऑफ हैविंग लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी पर करके हमने क्वेश्चन भी कराया था। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है भाई? ये मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, यही आपका होता है लैम्डा। तो अगर रॉड है उसका जो मास है वो क्या लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो उसके केस में अगर हम लोग देखें कि सेंटर ऑफ मास का होता है, तो कल मैंने निकलवाया भी था, कितना उत्तर आया था? 2l/3 आया था, 2l/3 स्टैंडर्ड आंसर होता है, इसको आपको याद करना है। तो कुछ यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? 2l/3,0। वो जब हमें इसको क्या मान ले, ओरिजिन मान ले, स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मान ले, तो 2l/3 लेंथ पर होता है आपका सेंटर ऑफ मास किसी एक रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी के साथ उसका मास वेरी कर रहा हो, यूनिफॉर्म रॉड ना हो। चलो अगला अगर हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, देखो इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर आएगा। इस पॉइंट को अगर हम लोग ओरिजिन मान ले 0,0, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम लोग क्या मान ले, ओरिजिन मान ले 0,0, तो कहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास? कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास दिखेगा हमें। अब अगर हम लोग देखें सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होता है, तो ये होता है 2r/, या ऐसे लिख लीजिए 2r/π। ठीक है, 2r/π यहाँ पर होता है आपका सेंटर ऑफ मास। यहाँ से इतनी दूरी पर ना आपका सेंटर से कुछ ऊंचाई पर होता है, और वो ऊंचाई कितनी होती है? 2r/π। तो अगर इस पॉइंट का हम क्या लिखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो x में तो 0 है, और y में कितना कोऑर्डिनेट जा रहा है? 2r/π। तो 0,2r/π इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा 0,2r/π पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग का भी अब क्वाड्रेंट कर दिया। अगर इसको हम लोग ओरिजिन कहें 0,0, इसको ओरिजिन कहें, तो देखो कुछ ऊंचाई पर जाएगा और कुछ इधर अंदर जाएगा, मतलब कुछ x में पहले, तो कुछ y में और कुछ x में, तो कुछ यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पर होगा। लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो समझो आप। जितना आप x में जाओगे उतना y में जाओगे, जितना x में जाओगे उतना y में जाओगे। लेकिन आप अगर इसको ओरिजिन मान लियो तो इस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस होगा, और y में तो पॉजिटिव जा रहे हो, तो जो x में आप नेगेटिव जाओगे, कितना जाओगे? 2r/π। और y में कितना जाओगे? यही डिस्टेंस लेकिन पॉजिटिव, तो 2r/π, लेकिन ये प्लस रहेगा। तो अगर कोऑर्डिनेट हम लोग देखें सेंटर ऑफ मास का, एक कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिफॉर्म रिंग का, तो कितना हो जाएगा? -2r/π, 2r/π। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। देखो ये डिस्क था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शेडेड कर दिया ना, ये डिस्क है। तो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पर लाई करेगा, उसको हम लोग समझते हैं। देखो ये वाला और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है इस लाइन पर कुछ लाई करेगा, लेकिन ये होगा कहाँ, उसको देखो। ये होता है 4r/3π डिस्टेंस पर,
यहाँ से 4r/3π डिस्टेंस पे होता है। कोऑर्डिनेट अगर सेंटर ऑफ मास का कहा जाए तो ये हो जाएगा 0,4r/3π, क्योंकि x में डिस्टेंस इसकी क्या होगी 0 होगी, y में डिस्टेंस लोगी। अगर हमने इसको क्या मान लिया ओरिजिन, मैंने कहा था मैं सबका कोऑर्डिनेट बताऊंगा, तो कोऑर्डिनेट भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म हेमीस्फेयर सेल और होलोस्फेयर ना। हेमीस्फेयर है सेल के रूप में या होलोस्फेयर है, तब आप उसको बताओ कि देखो कोई सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे होगा, उसकी तो बात करनी ही नहीं, उसमें कोई मतलब है नहीं कि सॉलिड स्फेयर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे होगा। इसीलिए हम लोग हॉलो ले रहे हैं या फिर सेमी ले रहे हैं, ठीक है, हॉलो ले रहे हैं या हेमीस्फेयर ले रहे हैं, उस तरीके की बात कर रहे हैं। तो आप अगर छठा देखो यूनिफॉर्म हेमीस्फेयर सेल या होलोस्फेयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये डिस्टेंस आपकी आर है, इसी लाइन पे देखो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये डिस्टेंस आपके टोटल आर है तो इसके मिड पॉइंट पे मतलब ये r/2 पर होगा। कहाँ होगा r/2 पर। कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो अगर ये 0 0 मानोगे तो 0,r/2, 0,r/2 इस पर हो जाएगा, 0,r/2 पे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखिए यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, पहले फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर रहेगा तो कहाँ होगा, उसके सेंटर पे होगा। यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर है तो कहाँ होगा, देखिए तो कहाँ होगा, ठीक है, इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन देखो जब आपका सॉलिड हेमिस्फीयर, ये देखो हॉलोस्फीयर था, हॉलोस्फीयर था तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया था, लेकिन जब सॉलिड हो जाएगा तो इसका मास थोड़ा बढ़ेगा ना, मास थोड़ा बढ़ेगा तो ये शिफ्ट करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, और ये आएगा 3r/8 पर। कहाँ गया, 3r/8 पर आएगा, ये आपका आएगा 3r/8 पर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट 0,0 ले लें तो ये यहाँ से ऊंचाई कितनी रखेगा अपने पास, 3r/8। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे तो 0,3r/8 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म राइट ट्रायंगुलर शीट, यूनिफॉर्म राइट ट्रायंगुलर शीट, यूनिफॉर्म राइट ट्रायंगुलर शीट। अब इस तरीके शीट है और इसका हमें सेंटर, इस शीट का सेंटर ऑफ मास बताना है। तो सेंटर ऑफ मास देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट को, इस वाला जो ये पॉइंट है आपका, ये जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, इसको हम लोग 0,0 अर्थात ओरिजिन मान लें, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो क्या होगा, आप थोड़ा इधर शिफ्टेड होगा ना, थोड़ा आपका इधर शिफ्ट होगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, तो कुछ यहाँ पर आएगा आपका सेंटर ऑफ मास। मान लो ये पॉइंट पर ये सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ये समझिए। देखो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2a/3, 2b/3, 2a/3, 2b/3। सेंटर ऑफ मास क्या होगा 2a/3, 2b/3। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले a लिखे कि b लिखे। अरे भाई आप x पे पहले जाओगे फिर y में जाओगे, सिंपल सी बात है, पहले x में जाओ फिर y में जाओ। कुछ बच्चे सर यहाँ पर हम ओरिजिन ले लेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन ले लेंगे तो तब क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन ले लोगे तो ये आप x में माइनस चले जाओगे तो -2a/3, 2b/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेने से ये रहता है कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखो ना। तो इसका क्या हो जाएगा 2a/3, 2b/3, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास किसका, राइट ट्रायंगुलर शीट या लेमिना का। लेमिना कल हमने बताया था क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म होलो कोन। कोन जानते हो, शंकु जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकता है, होलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। होलो और सॉलिड में थोड़ा सा अंतर है, होलो और सॉलिड में थोड़ा सा अंतर है। देखो होलो में जो होता है, होलो में जो होता है, होलो कोन है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसी एक्सिस पर लाई करेगा, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कहाँ पर होगा इस बात को समझिए, ये होगा आपका h/3 लेंथ पर। ये सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास होगा h/3 लेंथ पर, h/3 लेंथ पर। अगर इसको ओरिजिन मान लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,h/3। अब अगर ये सॉलिड कोन होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड कोन होगा, ऊपर से नीचे मास धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये डिस्टेंस और कम हो जाएगी, और कम होके अब बचती है h/4। मतलब यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेस से h/4 डिस्टेंस पर होता है। तो इसको अगर 0,0 ओरिजिन मान लो तो ये कुछ इस हाइट पे होगा सेंटर ऑफ मास, और ये हाइट कितनी होगी h/4। तो 0,h/4 ये यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास देख रहे थे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। मतलब उसमें होगा क्या, कोई एक एरिया होगा और उसमें से कोई एक एरिया को काट कर निकाल लिया जाएगा। अब जो रिमेनिंग एरिया बचा है या रिमेनिंग मास जो बचा है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसी को हमें पढ़ना है। और अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चन उस पर करेंगे भी।
और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। क्या करना होगा इसमें, कोई एक आपका बॉडी होगी और उस बॉडी में से भी कुछ पोर्शन काट के निकाल लिया जाएगा, तो फिर आपको बताना होगा कि सेंटर ऑफ मास अब कहाँ होगा ना। तो हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। सपोज करो मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो एक कोई इस तरीके का सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है। अब इस सर्कुलर डिस्क में से मान लो इस तरीके का एक सर्कुलर डिस्क काट के निकाल दिया जाता है ना, तो बचा क्या पोर्शन आपका, ये पोर्शन बचेगा। अब ये पोर्शन बचेगा आपका, ठीक है। अब ये पोर्शन आपका, ये रिमेनिंग पार्ट यही है, ठीक है, यही पोर्शन आपका बचेगा। अब इसी जो बचा हुआ भाग है ना, इसी बचे हुए भाग का आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, इसी बचे हुए भाग का आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, रिमेनिंग पार्ट का। इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप समझिए, ये जो आपका काले रंग से मैंने शेडेड एरिया दिखाया है, इस एरिया को सपोज करो हम लोग A1 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, A1। ये क्या है, A1, ठीक है। शेडेड एरिया क्या है, A1 है। या फिर शेडेड एरिया छोड़ो, शेडेड एरिया छोड़ो, हम पूरे एरिया को A1 कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, पूरे एरिया को A1 कह रहे हैं, तो हम इसको कह दे रहे हैं कंप्लीट एरिया। आपको और आसान मैं बना दे रहा हूँ, कंप्लीट एरिया। A1 क्या है, कंप्लीट एरिया। जो आपका ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसका कंप्लीट एरिया है, ठीक है। आपका ये कंप्लीट एरिया ना, ये पूरा भाग है। इसमें से ये डिस्क काट के निकाली गई है, इसके एरिया को हम लोग A2 कह देते हैं, A2, ठीक है, A2। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रिमूव्ड एरिया, रिमूव्ड एरिया, ठीक है। ये रिमूव्ड एरिया है। A1 क्या है, कंप्लीट एरिया है। A2 क्या है, रिमूव्ड एरिया है। मतलब इतने एरिया को काट के निकाल लिया गया। तो मैं लिख देता हूँ, काट कर निकाल दिया गया है, ठीक है, काट कर निकाल दिया गया इतने एरिया को, और ये आपका टोटल कंप्लीट एरिया है। अब बचा जो ये शेडेड भाग है, जो बचा एरिया है ना, रिमेनिंग पार्ट है, इसी का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, इसी का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए। कल हमने बताया था एरिया से सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं ना, A1 x1 + A2 x2, ठीक है, बटे में A1 + A2 निकालना सीखे थे ना। बस उसी चीज़ को अप्लाई करना है। बस यहाँ पर होगा क्या, आप काट के निकाल ले रहे हो, इसलिए आपको उस पोर्शन को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो XCM आएगा वो आएगा A1 x1 - A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 - A2। बस इसी को आपको फॉर्मूले को याद करना है। XCM कितना आएगा, XCM कितना आएगा, A1 x1 - A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 - A2। A1 क्या है भाई, कंप्लीट एरिया। A2 क्या है भाई, रिमूव्ड एरिया, जो आपने एरिया को रिमूव किया है। बचा हुआ भाग आपका ये शेडेड पोर्शन है। शेडेड पोर्शन कैसा है, वो बचा हुआ भाग है। तो वहाँ से आपका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, A1 x1 - A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 - A2। अगर इसका y कोऑर्डिनेट आपको निकालना हुआ तो क्या करोगे आप, वही A1 y1 - A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 - A2, ठीक है, डिवाइडेड बाई A1 - A2। यहाँ तक कोई तकलीफ है, होनी ही नहीं चाहिए यहाँ तक तो कोई का तकलीफ। बस दिक्कत आपको यहाँ पर एक चीज़ ये आ सकती है, या एक चीज़ ये समझने वाली बात है, जो ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ना, ये ले कहाँ से रहे हो, रेफरेंस आपका कहाँ है, ओरिजिन का रेफरेंस आप कहाँ से ले रहे हो। तो इस बात को आप समझ लो, जो ये x1 x2 क्या है, ये इस बात को समझो। x1 x2 इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस ओरिजिन। आपने जिसको भी, जहाँ भी ओरिजिन मतलब वही 0 0 ना, जहाँ भी आपने ओरिजिन माना है वहाँ से x1 x2 क्या है, डिस्टेंस है, किसके, सेंटर ऑफ मास के, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के। इसी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ मास के क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, रेफरेंस ओरिजिन से, ठीक है। और पोर्शन क्या होगा, वही आप एरिया A1 और A2 के लिए है, A1 और A2 के लिए है। तो x1 किसके लिए है, A1 के लिए, और x2 किसके लिए है, A2 के लिए है। तो आप कह सकते हो x1 एंड x2 आर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ A1 एंड A2 फ्रॉम एनी ओरिजिन, जहाँ से भी आप ओरिजिन मानोगे वहाँ से उसका डिस्टेंस है। बस यही दो फॉर्मूला याद कर लो, फिर आपके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है देखो, उसको क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए
मैं इसी पोर्शन इसी डायग्राम को बनाए रखता हूँ और इसी से ही क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का। हाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक, इस तरीके से आपको गया है, या फिर मिटा के बनाता हूँ, ठीक है, मिटा के नया क्वेश्चन बनाता हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या, नया फॉर्मूला क्या मिला भाई, रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मिला, एक्ससीएम का क्या फॉर्मूला मिला आपको, एक्ससीएम का फॉर्मूला मिला a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन फिगर इफ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस a/2, मतलब इस पूरे का रेडियस आपका a दिया है और इसका इस डिस्क का a/2, ठीक है, इज कट फ्रॉम डिस्क ऑफ रेडियस a, ठीक है, तब आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। कोऑर्डिनेट्स आपको मैंने दे रखे हैं, ठीक है, ये आपका ऑप्शंस है। अच्छा, तो आप समझो कि कंप्लीट एरिया पहले हम लोग लिखें। A1 हमारा क्या होता है, A1 क्या होता है, कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया कितना होगा भाई, अगर ये पूरा डिस्क जो है A रेडियस का है तो पाई a², ये कंप्लीट एरिया हो जाएगा। और A1 एरिया के लिए जो C1, A1 एरिया के लिए जो C1 हम मतलब सेंटर ऑफ मास फॉर A1 लिख रहे हैं ना, C1 क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ A1 एरिया, ये कहाँ होगा, ओरिजिन पे ही यही होगा, 0,0 होगा, ठीक है। इस पूरे डिस्क का क्या होगा सेंटर ऑफ मास, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, मतलब उसका सेंटर 0,0 जिसको हमने मान रखा है, ठीक है। A2 क्या होता है भाई, हमारा रिमूव्ड एरिया होता है। A2 क्या होता है, रिमूव्ड एरिया क्या है, ये छोटा वाला डिस्क, इस छोटा वाले डिस्क का रेडियस कितना होगा, इस छोटे वाले डिस्क का रेडियस कितना होगा, a/2 होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई हाफ a ना, a/2², मतलब ये पाई a²/4 हो जाएगा, इसका एरिया जाएगा पाई a²/4। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, A2 एरिया का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, इस जो छोटा वाला डिस्क है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। और इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखो तो ये 0,0, तो इसमें आप a/2 आगे गए हो x में और y में 0 है, तो ये हो जाएगा a/2, 0, ठीक है। मतलब ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2 है। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। एक्ससीएम कितना होता है भाई, एक्ससीएम होता है a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, ठीक है। वाईसीएम निकालने की तो इसमें शायद ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि वाई में आपको तो जो आपका आएगा सेंटर ऑफ मास आएगा इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा, कहीं पे होगा। चलो वैल्यू पुट कर दो। A1 की वैल्यू कितनी है भाई, A1 की वैल्यू पाई a², ठीक है, पाई a²। x1 की वैल्यू कितनी है, 0, x1 की वैल्यू देखो 0 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है भाई, पाई a²/4। x2 की वैल्यू कितनी है, a/2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। a1 कितना है भाई, पाई a², a2 कितना है भाई, पाई a²/4। सॉल्व कर लो, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई a²/4 मल्टीप्लाइड बाई a/2 डिवाइडेड बाई ये घटा लो, कितना आ जाएगा, 3/4 पाई a², 3/4 पाई a²। देखो पाई a² से पाई a² कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचेगा कितना, माइनस a और 2 ये नीचे आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6, तो ये आ जाएगा माइनस a/6। तो एक्ससीएम कितना आ गया आपका, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कितना आ गया, माइनस a/6। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन पढ़ने चल रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये सब बातें करने चल रहे हैं। तो हेडिंग लगा लो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हेडिंग लगा लीजिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन देखने चल रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास का मोशन देखने चल रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन देखने चल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का मोशन देखने चल रहे हैं। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आरसीएम जो होता है, आरसीएम वेक्टर, ये कितना होता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 जितना भी ले लो, जैसे मान लो n तक लिखना है तो rn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, ठीक है, ठीक है, ये होता है। अब इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर इसको आप
टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये डी आर बाई डी एक्स मतलब डी टी मतलब वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1, ये r1 की जगह क्या आ जाएगा, v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपका r होता था वहाँ पर v आ गया, बस ये अंतर है। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आ जाएगा, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, मतलब अगर आपको निकालना हो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन तो इन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इन फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसमें किसी की दुविधा है नहीं। नोट कर लीजिए फॉर्मूला, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को लेते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर आधारित दोनों क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू हैवियर ब्लॉक। एक इम्पल्स मतलब एक झटका, एक धक्का दे रहे हो, अचानक से ना झटका दे रहे हो, और वो क्या रहा है, हैवियर ब्लॉक को एक वेलोसिटी दे रहा है, कितना, 14 मीटर पर सेकेंड। तो इसको एक वेलोसिटी दे रहा है 14 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ लाइटर वेट। लाइटर ब्लॉक जो ये मतलब 4 किलो वाला ब्लॉक है, उस डायरेक्शन में आपको एक 14 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, एक इम्पल्स। तो वेलोसिटी आप बताना है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताना है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बताना है, बता लेंगे। उससे पहले ये समझिए कि इस ब्लॉक की इस इंस्टेंट पर जैसे ही आपने इसको झटका दिया तो इस पे तो आपको एक वेलोसिटी मिल गई, लेकिन इसका झटका यहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक। वो इम्पल्स अभी जो लाइट वेट है मतलब 4 kg वाले ब्लॉक तक नहीं पहुँच पाया, तो इसकी जो वेलोसिटी इस समय होगी, इसकी वेलोसिटी अभी भी 0 ही होगी, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 ही होगी। ठीक है, अब इसके लिए अगर हमको क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताना है, तो VCM क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, पहला मास अगर हम 10 kg वाला मान लें तो 10 kg मल्टीप्लाइड बाई उसकी वेलोसिटी कितना 14 प्लस दूसरा मास हम 4 kg मल्टीप्लाइड बाई उसकी वेलोसिटी कितनी 0 डिवाइडेड बाई मास ऑफ फर्स्ट 14 प्लस सेकेंड कितना 4, 10 है ना, पहले का मास कितना है 10 है और दूसरे का 4 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 14 और नीचे ये डिवाइड बाई 14 हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, इजी सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए जिसमें आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक के लिए सेंटर ऑफ मास बताना है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है। सेंटर ऑफ मास का क्या बताना है, एक्सेलरेशन, और 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। देखो ये जो सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम पक्की बात है ये इस डायरेक्शन में नीचे आएगा, इस डायरेक्शन में नीचे जाएगा क्योंकि ये वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम होगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इसका जो हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहें, अगर हम इसका नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय नेट मास। ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा, देखो भाई इस पर नीचे की तरफ वर्क करेगा 1g, इस पर नीचे की तरफ वर्क करेगा 2g। g क्या है, g क्या है, ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो g है ना, स्मॉल g। तो इस पर 1g इसका वेट काम करेगा, इस पर इसका वेट 2g काम करेगा। अच्छा, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो कितना हो जाएगा 2g माइनस 1g डिवाइडेड बाई नेट मास कितना हो जाएगा 2 + 1। तो ये हो जाएगा 2g में से 1g घटा तो g बचा और g/3। तो g/3 ये आपका नेट एक्सेलरेशन आ गया, नेट एक्सेलरेशन आ गया। मतलब ये आपका g/3 इधर नीचे की तरफ हम मान ले तो माइनस और ऊपर की तरफ ले लेते हैं प्लस, तो प्लस ये g/3, तो ये प्लस g/3 से ऊपर जा रहा है और ये माइनस g/3 से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं। इसको हम लोग पहला m1 बोल देते हैं,
इसको अगर हम लोग m2 बोल देते हैं। अब अगर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो कितना हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, चलो m1 की वैल्यू पुट करो भाई। m1 कितना है 2 kg मल्टीप्लाइड बाई a1 कितना है -g/3। वो डायरेक्शन के हिसाब से आप किसी को भी प्लस माइनस ले सकते थे। प्लस m2 कितना है भाई, m2 है 1 kg, एक्सेलरेशन उसका कितना है g/3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 + 1, ये कितना हो जाएगा -2g/3 और ये हो जाएगा g/3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब 2g/3 में से g/3 घटेगा तो कितना बचेगा -g/3 बचेगा डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका 3 नीचे आ जाएगा तो -g/9 आ जाएगा, -g/9। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको लिख सकते हैं g/9 डाउनवर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, g/9 डाउनवर्ड। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो यहाँ तक बातें समझ में आई आपको। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, हेडिंग लगा लीजिए, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। कोई एक बॉडी है, अब उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगाए जा सकते हैं, तो उस बॉडी पर जो एक्ट कर रहा होगा नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालोगे, आप उसके वेक्टर रेडिएशन से निकालोगे। और फिर नेट फोर्स के कारण उसमें एक नेट एक्सेलरेशन भी होगा जो कि उसके सेंटर ऑफ मास का होगा। जैसे आप ऐसा समझो कि मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से कोई बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3, ठीक है, F4 Fn ना, कोई nवा फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर लग रहा है। और इसका मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, इस तरीके से मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरीके से मान लो आ गया आपका ACM। ठीक है, तो पहले तो समझो F नेट कितना होगा, F नेट कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर। सभी फोर्सेस को क्या कर दोगे आप, वेक्टर रेडिएशन से जोड़ दोगे तो F नेट आ जाएगा। अब F नेट आने के बाद आपको पता है F बराबर m इंटू ए, तो मतलब F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू F नेट डिवाइडेड बाई m, F नेट डिवाइडेड बाई m, F नेट डिवाइडेड बाई m। यहाँ तक की दिक्कत है नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपके AIPMT में आया हुआ है, CBSE AIPMT में आपके 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो। फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। अब देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और आपका आंसर गलत बताते हैं। ये CBSE AIPMT 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, देखो इस तरीके से आपको एक डायग्राम बना के दिया है। ये रेडियस R इसका गिवन है, ये हाइट H गिवन है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर फोर्स लग रहा है आपका F, ये आपका F फोर्स इस तरीके से लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कुछ डायग्राम दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। A ऑप्शन दिया है H इक्वल्स टू R, B ऑप्शन दिया है H इक्वल्स टू 2R, C ऑप्शन दिया है H इक्वल्स टू 0, D ऑप्शन दिया है नो रिलेशन बिटवीन H एंड R। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज करेक्ट, मतलब कहाँ पर फोर्स लगाओ, मतलब H और R में कैसा रिलेशन लगे, कहाँ पर फोर्स लगाओ कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिले। अब इसमें आंसर एक चुटकी में आपका आंसर आ जाना है, क्योंकि आप फोर्स कहीं पर भी लगाओ, नेट फोर्स जो इस भाई F ही लगाना, सिर्फ F ही लगाना है, तो नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स कितना है, F है, और मास कितना है बॉडी का, मान लो m है, तो इस जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा वो फोर्स कहीं पर भी लगाओ सेम आएगा। ऐसे समझो आप कि एक ये ब्लॉक है या फिर एक ये आपका बॉल है, इसका मास कुछ भी दे दिया, मान लो आपको दे दिया 5 kg का, ठीक है, और इस पर एक 10 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 10 और मास कितना है 5, कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। मान लो यहाँ पे ना लगा के ये आपका 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर फोर्स लगा 10 न्यूटन का। अब अगर पूछा जाए इस वाले केस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, फिर आप वही लगाओगे एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। एफ नेट, नेट फोर्स इस बॉडी पर कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, मास कितना है भाई 5, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मान लो ब्लॉक ये बॉडी ऐसे रहती और यहाँ फोर्स लगाते आप, यहाँ फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहे हो, यहाँ 10 न्यूटन का और ये 5 kg की है, तो अभी भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मतलब आप किसी भी पॉइंट पर एक सिंगल फोर्स लगा रहे हो, मतलब जो नेट फोर्स है वो सब जगह सेम है और मास सेम है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये हाइट किस दूरी पर लगा रहे हो, रेडियस से कहाँ कितनी दूरी पर लगा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। एच एंड आर पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, कहीं भी ये लगाओ आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। इस बात को आप सब लोग समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो सब लोग यस सर लिखो, सब लोग यस सर लिखो। चलिए अब हम लोग एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट समझते हैं और उस पर आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए इफ़ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर है और नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो भी एफ नेट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पर वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोग देखें तो वो क्या होता है, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, तो एफ नेट ही 0 है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। भाई रेट चेंज होगा ही नहीं क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में रेट चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट ये बात तो ठीक है, लेकिन इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है। इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल वेलोसिटी होगा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, अगर इनिशियल 0 है और कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, इसकी मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ना वही 0 है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही क्या है, 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ना वो चला ही नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं, दैट इज सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं है, मतलब ऑलवेज एट रेस्ट, ऑलवेज एट रेस्ट है। सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था अभी भी वही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हुआ है सेंटर ऑफ मास में। अच्छा, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आर सी एम या एक्स सी एम लिख लेते हैं हम इसको, एक्स सी एम वेक्टर इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में होता है, मतलब डायरेक्शन आपको इसमें इंक्लूड करना होता है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लें, एक्स सी एम वैक्टर इक्वल्स टू m1 x1 वेक्टर प्लस m2 x2 वेक्टर। अब इसको बहुत थोड़े डिस्टेंस के लिए, मतलब बहुत थोड़े डिस्टेंस के लिए इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे तो इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 dxcm वेक्टर इक्वल्स टू m1 dx1 वेक्टर प्लस m2 dx2 वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किसमें, सेंटर ऑफ मास में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 है, हो ही नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास चल ही नहीं रहा है, तो मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो मतलब पूरा इस वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आ गया आपका m1, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, m1 dx1 वेक्टर प्लस m2 dx2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। m1 dx1 वेक्टर प्लस m2 dx2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब इसका यूज कहाँ है ये समझना है। देखो, दो बॉडी है, आप मान लीजिए आपकी दो बॉडी है, इनका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, नहीं मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, दो बॉडी के सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन मान लो दोनों बॉडी को इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, आप मूव करा सकते हो, इंडिविजुअली बॉडी को मूव करा सकते हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि अगर मान लो इसको आपने मूव कराया तो इसको कितना मूव कराओ कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहे, आपके बदले न। तब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा कि m1 को मान लो आपने dx1 डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, m2 को dx2 डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, तब भी सेंटर ऑफ मास बदल नहीं रहा है, तब भी आपका सेंटर मास बदल नहीं रहा है। लेकिन जो इंडिविजुअल मासेस हैं वो मूव कर सकते हैं। तो आप, मैं लिख देता हूँ, इंडिविजुअल मासेस
कैन मूव, वो मूव करते हैं, इंडिविजुअल मास मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात और समझनी है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन इंटरनल फोर्स हो सकते हैं ना। इंटरनल फोर्स क्या हो सकते हैं? इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, बॉडी में इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और इस बात को आपको याद रखना है, m1x1 प्लस m2x2 इक्वल्स टू 0, जबकि आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, मोशन कोई ना करे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो। अच्छा, इसको अगर आपको और आसान से मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँ ना, तो देखो ऐसे मैं समझा सकता हूँ। आसान एग्जाम्पल मैं देख के समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान से लिख लेना था, जो नहीं लिखा है वीडियो को रिप्ले करके लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले रिप्ले करके और फिर लिख लीजिएगा। देखो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो मान लो दो बॉडी है आपके, m1 मास का और m2, ठीक है, दो बॉडी है, ठीक है, और इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है। अब इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, Fg अट्रैक्शन फोर्स, Fg अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब अट्रैक्शन फोर्स के कारण, अट्रैक्शन फोर्स के कारण इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ेंगे ही भाई। मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक, मान लो यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर हम लोग नेट फोर्स देखें इस सिस्टम का, नेट फोर्स कितना होगा भाई, इधर प्लस इधर माइनस, आप प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे, 0 भाई, एक दूसरे को इंटरनली कैंसिल आउट कर देना है, तो नेट फोर्स इन द सिस्टम ऑन द सिस्टम कितना होगा, 0 होगा। अगर नेट फोर्स सिस्टम का 0 है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट भाई। अगर एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी इनिशियली एट रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई, 0 थी। इनिशियली अगर रेस्ट पे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब जो इनिशियल होगी वही फाइनल भी होगी, तो इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0 होगी। इट मीन्स जो आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही कितनी है, 0 है, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जबकि देखो ये आपकी बॉडी इंटरनली क्या हो रही है, बॉडी आपकी मूव कर रही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया। यही बात मैंने अभी आपको समझाया और उसके लिए मैंने फॉर्मूला एक बनवा दिया, m1x1 प्लस m2x2 इक्वल्स टू 0। आप कहोगे सर डी है, तो हाँ डी है ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो m1 dx1 प्लस m2 dx2 इक्वल्स टू 0। कब, जब सेंटर ऑफ मास बॉडी का मूव ना करे, ठीक है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगा हो और इनिशियल रेस्ट में हो, ठीक है, तब आपका ये कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं। अब इस पर बड़े अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, दो क्वेश्चन हमारे पास है, एक तो CBSE AIPMT 2010 में आया और एक CBSE AIPMT 2004 में आया। दोनों क्वेश्चन को लेते हैं। पहले पहला क्वेश्चन देखिए, 2 पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में है, समझ रहे हो आप, इनिशियली रेस्ट में है, सेम वही कंडीशन बन रहा है, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन, इंटरनल अट्रैक्शन, देखो सेम वही आपका एग्जांपल आ गया ना, इंटरनल अट्रैक्शन वाला, इंटरनल अट्रैक्शन। इफ देयर स्पीड्स आर, इन दोनों के अगर स्पीड v1 और v2 है, सॉरी नहीं v और 2v है, एट एनी इंस्टेंट, देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी, सेंटर ऑफ मास का स्पीड पूछ रहा है। अब जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझाया वो तुरंत ऐसे पेन उठाएगा और 0 पे टिक कर देगा, और जो नहीं समझे सब गड़बड़ झाला कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखो इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली क्या है, एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट है, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, सिर्फ इंटरनल अट्रैक्शन है, इंटरनल अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो VCM कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियली आपका रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी आपकी सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट है, तो फाइनल भी 0 हो जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही कितनी, 0 हो जाएगी, मतलब स्पीड आपका उसी का मैग्नीट्यूड स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन बी। ये सिर्फ आपको इसका V और इसका V आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 0। देखो नीचे वाला आपका क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी एक लाइन की और फिर आप आंसर निकाल दोगे। अब देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक एक टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनो, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, एक सिस्टम है 2 पार्टिकल का सिस्टम है, 2 पार्टिकल का सिस्टम है, हैविंग मास m1 और m2, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल थ्रू अ डिस्टेंस d, जो m1 वाला मास वाला पार्टिकल है
इसको मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा, मान लो यहाँ पर कहीं है बीच में, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास की तरफ इसको ढकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है, कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस ना। तो मान लो यहाँ से इसको डी डिस्टेंस यहाँ तक इसको ढकेल दिया, ठीक है, डी डिस्टेंस को थोड़ा इसको आगे ढकेल दिया, डी डिस्टेंस तक ढकेल दिया। अच्छा, इसको डी डिस्टेंस तक ढकेल दिया। अच्छा, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव, इसको m2 को कितना मूव करना चाहिए, सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जो पूरे सेंटर का सेंटर ऑफ मास है, जो पूरे आपका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिनल पोजीशन में रहे, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ से ना बदले, सेंटर ऑफ मास यहाँ से ना बदले। और इसको कितना आपने पुश किया डी, तो बताओ इसको कितना आपको मूव कराओ कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, ना बदले। तो मान लेते हैं हम लोग इसको x दूरी तक मूव करा रहे हैं, मान लो x दूरी तक मूव करा रहे हैं। अब सेंटर ऑफ मास जब मूव नहीं करता, जब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता तो क्या कंडीशन बनती है, m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल्स टू 0 बनती है कि नहीं। ये d ले लेते हैं ना, dx थोड़ा डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन के साथ लेते हैं, अगर इसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं, ये प्लस में ले लेते हैं तो इसको हमें माइनस में लेना पड़ेगा, इसको एक को प्लस में तो एक को माइनस। ये तो m1 और m1 कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है, d डिस्टेंस ना, तो ये आपका डिस्टेंस d होगा, प्लस में ले रहे तो प्लस में हो गया, प्लस m2, ठीक है। और m2 कितना डिस्प्लेस आ रहा है, उसको कितना मूव कराना पड़ रहा है, मान लिया है हमने x, लेकिन माइनस में तो इसको माइनस x लिख लिया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, m1 d माइनस m2 x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं m2 x इक्वल्स टू m1 d, m2 x इक्वल्स टू, भाई पक्षांतर कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 बाई m2 इंटू डी, m1 बाई m2 इंटू डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, m1 बाई m2 इंटू डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। सेंटर मास यहाँ पर अभी खत्म नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ों को अभी हमें और पढ़ना है, एक वीडियो उस पर मैं और बनाऊंगा। सेंटर ऑफ मास फिर खत्म होने के बाद फिर रोटेशनल मोशन को हम लोग कैरी ऑन करेंगे, उसको हम लोग स्पीड अप करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।